चलिए, ग्रोथ हार्मोन चल रहे थे जिसमें 5 हार्मोन है हमारे पास, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन एब्सिसिक एसिड। सही है। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन प्योरली प्रमोटर हैं। ऑक्सिन के बारे में हमने कहा कि जो ऑक्सिन है वो ग्रोथ प्रमोटर है और नेचुरल सिंथेटिक टाइप के हैं हमारे पास। नेचुरल में IAA और IBA को पढ़ा था हमने, और सिंथेटिक में 2,4-D और NAA को। सही है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करवाता है, यस और नो। एपिकल डोमिनेंस के साथ साथ रूट इनिशिएशन करवाता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, लीव्स को, फ्रूट्स को गिरने से बचाता है। हाँ, जाइलम डिफरेंशिएशन करवाएगा, पार्थेनोकार्पी करवाएगा और सिलेक्टिव वीड कंट्रोल, हर्बिसाइड कहते हैं इसको हम। हमने कहा था डाइकोट वीड को मारता है तो वो वीड फ्री लॉन्स बनाए जाते हैं ऑक्सिन का यूज करते हुए, 2,4-D मेनली। सही है। दूसरा हमने हार्मोन पढ़ा था इसमें जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी ग्रोथ प्रमोटर है, इंटरनोडल ग्रोथ करवाता है जिससे शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ता है। जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट जो है वो टॉल हो जाते हैं। बोल्टिंग इफेक्ट शो करता है, कॉनिफर्स को जल्दी मैच्योर करेगा। इवन जो ग्रेप्स होते हैं उनके मेन स्टॉक की लेंथ भी बढ़ा देता है ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, यस और नो। साथ ही साथ जिब्रेलिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो सीड जर्मिनेशन करवा देता है, यस और नो। सीड जर्मिनेशन के साथ साथ हमने ये भी कहा है कि माल्टिंग प्रोसेस में काम आता है। माल्टिंग होता है स्टार्च से माल्टोज का बनना, इसलिए ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा यूजफुल रहता है, यस और नो। और फ्रूट्स के मार्केट पीरियड और मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करता है और डिले इंसिनेसेंस करता है क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन, जिसको पहली बार हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से, जो कि एनसीईआरटी ने ऑटोक्लेव्ड डीएनए लिखा है, वहां से डिस्कवर किया था और नाम दिया था काइनेटेन। लेकिन फ्यूचर में इसे कॉर्न कर्नल्स, बेबी कॉर्न का जो मिल्क होता है व्हाइट कलर का, वहां से निकाला था, नाम दिया था जियाटिन। और जियाटिन नेचुरली प्लांट्स में आपको मिलता है। इसका मेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चे क्या, रैपिड सेल डिवीजन करवाना। रैपिड सेल डिवीजन के साथ साथ ये नई लीव्स, बर्ड्स और शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो शूट इनिशिएट करता है। साथ ही साथ साइटोकाइनिन स्टोमेटा की ओपनिंग में रिस्पॉन्सिबल है। और आपको ये भी बात याद रहे, स्टोमेटा की ओपनिंग वाली बात एनसीईआरटी ने नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पढ़ाना मेरे को ही है। और मिनरल्स के मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करके डिले करता है सेनेसेंस में, से रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं हम। और लास्ट हार्मोन जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो इथाइलिन, एक गैसेस हार्मोन है। इसकी बात करते तो हम कहते हैं फ्रूट राइपनिंग इसका मेन फंक्शन है, और राइपनिंग के टाइम पे रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, जिसे कि हम रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के नाम से जानते हैं, यस और नो। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस भी आ रहे हैं फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे, और आजकल जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज हो रहा है वो इथेफॉन है ना। इथाइलिन सीड जर्मिनेशन करवाता है किसमें, ग्राउंड नट के अंदर। सही है बात। पोटैटो की स्प्राउटिंग करवा देगा, हाँ या ना। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग के साथ साथ पाइनएप्पल की फ्लावरिंग का सिंक्रोनाइजेशन भी करता है कि सारे के सारे फ्लावर एक साथ फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। रूट हेयर का फॉर्मेशन, राइस में पेटियोल की लेंथ को इंक्रीज करना, कोकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स के नंबर को इंक्रीज करना, और थिनिंग करवाना वालनट, चेरी और कॉटन के अंदर। सही है बात या नहीं, ये हमने पढ़ा। और साथ ही साथ हमने कहा कि जो इथाइलिन है बच्चे, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हार्मोन है। अगर आप ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इन पांचों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर में यूज होता है वो कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन है। और इसका ट्रिपल एक्शन हमने पढ़ा था डाइकोट सीडलिंग पर। एक तो हमने कहा था एपिकल हुक फॉर्मेशन, एक हमने कहा था स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और तीसरा हमने बोला था हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। इतना हम पढ़ चुके हैं ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो है बच्चे एब्सिसिक एसिड। कौन है, आप बताइए कि जो एब्सिसिक एसिड है ये एक ग्रोथ इनहिबिटर की फॉर्म में काउंट होता है, और इन शॉर्ट इसे हम एबीए के नाम से जानते हैं। मतलब जो जो काम अभी तक ग्रोथ प्रमोटर प्रमोट कर रहा था वो सारे काम ग्रोथ इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिट करता है। सही है, सप्रेस करता है, रिप्रेस करता है उनको, यस और नो। प्रमोशन नहीं करवा रहा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का। जैसे हमने कहा कि भाई ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आर ग्रोथ प्रमोटर, और वो सेल डिवीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, क्योंकि ग्रोथ की सबसे पहली फेज क्या है, सेल डिवीजन है। तो आप बताएंगे कि जो एब्सिसिक एसिड है वो सेल डिवीजन को क्या करता है, रोकता है, क्योंकि इनहिबिटर है ना, तो इनहिबिट करेगा सेल डिवीजन को, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, क्योंकि इनहिबिटर में काउंट होता है। किसकी बात चल रही है, एब्सिसिक एसिड की। सही है बात या नहीं। तो एक तो आप बताएंगे कि भाई इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन करता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के साथ साथ आप बताइए कि ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है।
अब सीड डोरमेंसी को प्रमोट करते टाइम एनसीईआरटी ने एक बात लिख दी है कि भाई सीड डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं और सीड के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में यूजफुल है ये भी। यहां पर बच्चे के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है लाइन पढ़ते ही कि भाई यूजफुल फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड। सीड के डेवलपमेंट और सीड के मैच्योरेशन में ये हेल्प करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। तो ये थोड़ा सा बच्चे के लिए यहाँ प्रॉब्लम रहती है कि सर ये तो ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ये डेवलपमेंट में और मैच्योरेशन में कैसे हेल्प करता है? तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए एक कोई प्लांट है, इस प्लांट से कोई सीड का फॉर्मेशन हुआ है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है। एम्ब्रियो में क्या होता है कि स्टोर फूड प्रेजेंट रहता है। एम्ब्रियो में क्या रहता है? स्टोर फूड प्रेजेंट रहता है। और जब एम्ब्रियो में स्टोर फूड प्रेजेंट होता है तो एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के टाइम पे उस स्टोर फूड को यूज किया जाता है। साथ ही साथ आप बताइए कि जर्मिनेशन के लिए एम्ब्रियो का मैच्योर होना भी कंपलसरी है। एम्ब्रियो का मैच्योर होना भी कंपलसरी है। तो हुआ क्या कि सीड अभी अभी प्लांट से बना है लेकिन सीड अभी मैच्योर, तो अगर आप उसे मिट्टी में लगाएंगे भी तो भी वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर उस सीड को अगर आप किस में लगाएंगे? मिट्टी में लगाएंगे भी तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि सीड अभी पूरी तरह से डेवलप्ड, पूरी तरह से मैच्योर। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि सीड के फॉर्मेशन से लेकर, मतलब सीड के बनने से लेकर सीड के जर्मिनेशन तक का जो टाइम होता है ना, मतलब सीड अपने आप को मैच्योर कर ले जर्मिनेशन के लिए, उसी पीरियड को हम क्या नाम देते हैं? डोरमेंसी पीरियड। अभी अभी आपने किसी प्लांट से सीड को अलग किया और उस सीड को आपने मिट्टी में लगा दिया। जस्ट अभी आपने किसी प्लांट से सीड को अलग किया और उस सीड को आपने क्या किया? मिट्टी में लगा दिया। लगा दिया, जैसे ही आपने वो सीड मिट्टी में लगाया तो सीड जर्मिनेशन के लिए क्या हो गया? तैयार। तो हम कहते हैं सीड तो जर्मिनेशन के लिए रेडी था, मैच्योर था। लेकिन अगर बच्चे आपने मिट्टी में सीड लगाया और सीड कह रहा है कि अभी मैं जर्मिनेशन के लिए रेडी, और मुझे तो इसने मिट्टी में लगा दिया, मुझे तो जर्मिनेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ तो प्रॉब्लम हो गई, तो एब्सिसिक एसिड कहता है आप चिंता मत करो, जब तक आपका मैच्योरेशन नहीं हो जाता, जब तक आप पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाते, तब तक मैं आपको जर्मिनेट होने ही नहीं दूंगा। तो एब्सिसिक एसिड उसके जर्मिनेशन को क्या करता है? प्रिवेंट, रोक देता है। और आप बताइए उसी पीरियड को हम डोरमेंसी पीरियड के नाम से जानते हैं। उसी पीरियड को हम डोरमेंसी पीरियड के नाम से जानते हैं कि भाई सीड के फॉर्मेशन से लेकर सीड के मैच्योरेशन तक का जो टाइम होता है उसे डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। और इस डोरमेंसी पीरियड में सीड के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो भी कमी होती है, जो भी कमी होती है, वो सारी कमी इसमें क्या कर दी जाती है? कंप्लीट कर दी जाती हैं, फुलफिल कर दी जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डोरमेंसी की वजह से सीड को डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का क्या मिल जाता है? हेल्प मिल जाती है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जैसे हम प्लांट्स की बात करें, हम बताएं कि भाई ये प्लांट है, ये सॉइल से एब्जॉर्ब करता है किसको? वाटर को, बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। और यहां प्लांट में प्रेजेंट है कौन? लीफ। और लीफ से होता है, बोलो, ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? और ट्रांसपिरेशन से आप बताएंगे कि वाटर लॉस होगा, हाँ या ना? अब आपको ना यहाँ इस बात का ध्यान ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि प्लांट जिस वाटर का लॉस करते हैं, क्या बोलेंगे आप? वो जो वाटर है बच्चे, वो प्लांट के लिए एक्स्ट्रा वाटर होता है। कभी भी प्लांट अपने काम का पानी, जो कि उसके मेटाबॉलिज्म में काम आना है, वो पानी जो उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उस वाटर का यूज नहीं करता है कौन? मतलब लॉस नहीं करता है कौन? प्लांट। प्लांट ट्रांसपिरेशन के दौरान हमेशा एक्स्ट्रा वाटर का ही लॉस करेगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, ट्रांसपिरेशन हमेशा वही प्लांट ज्यादा करते हैं जो सॉइल के अंदर पानी ज्यादा रखते हैं। मतलब जिन प्लांट्स की सॉइल में पानी की अमाउंट क्या है, वही प्लांट ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा करते हैं। आप सोचो, ड्राई एनवायरनमेंट का प्लांट तो ट्रांसपिरेशन को कम करने की एबिलिटी डेवलप करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मिट्टी में पानी है ही नहीं, तो मैं जितना लॉस करूंगा उतना मुझे मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप ये सोच के देखिए कि कंटिन्यू किसी प्लांट से क्या होता जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से लगातार वाटर को क्या किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो गई, सॉइल में क्या हो गई, और ऊपर से लॉस क्या हो रहा है?
एक टाइम ऐसा आया कि प्लांट को ये लगने लगा कि भाई मेरे काम का जो पानी है, मेरे मेटाबॉलिज्म को जिंदा रखने के लिए जो पानी है, वो पानी अब क्या होने लग गया है, इसे कहते हैं वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस मतलब तब तक स्ट्रेस नहीं था जब तक मेरे पास पानी क्या था, ज्यादा था, लेकिन जैसे ही मेरा एक्स्ट्रा वाटर का क्या हो गया और उतना पानी मुझे वापस सॉइल से, तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और आप बताइए कि वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में, किस कंडीशन में प्लांट अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि स्टोमेटा क्लोज्ड कब, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। एनसीईआरटी ने इसे लिखा है विद स्टैंड डेसिकेशन। क्या लिखा है, लास्ट की लाइनें हैं पहले पैराग्राफ की एब्सिसिक एसिड के अंदर। विद स्टैंड बोलो खड़े रहना, विद स्टैंड का मतलब हो गया साथ खड़े रहना, डेसिकेशन का मतलब है ड्राई कंडीशंस, कि ये जो प्लांट है मतलब जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट को ड्राई कंडीशंस में भी खड़े रहने की एबिलिटी देता है। अगर कंडीशंस क्या है, ड्राई है, और सॉइल के अंदर पानी क्या है, कम है, तो ये उसका वाटर लॉस क्या कर देगा, कम कर देगा। ये उसका वाटर लॉस क्या कर देगा, कम कर देगा। और उसका वाटर लॉस कम होने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो उसके स्टोमेटा क्या करवा देगा, क्लोज करवा देगा। तो इसलिए आप बताइए कि स्ट्रेस की कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशंस में एक्टिव होता है कौन, एब्सिसिक एसिड। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आप ये बात याद रखिए, मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम आपको एक बात जरूर पढ़ाई थी एनसीईआरटी से, जिब्रेलिक एसिड के अंदर या जिब्रेलिन में, कि सीड के जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट के फॉर्मेशन तक प्लांट पर प्रमोटरी इफेक्ट्स की एक वाइडर रेंज शो करता है जिब्रेलिन। ये एनसीईआरटी की लाइन थी और मैंने डिस्कस भी करी थी क्लास में, कि सीड के जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट के फॉर्मेशन तक भी ग्रोथ का पहला स्टेप क्या है, और प्लांट मैच्योर हो गया इसका क्या प्रूफ है, बोलो फ्रूट फॉर्मेशन। सही है। तो आप बताइए सीड के जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट के फॉर्मेशन तक प्लांट पर प्रमोटरी इफेक्ट शो करता है, एक वाइडर रेंज शो करता है प्रमोटरी इफेक्ट्स की, कौन, जिब्रेलिन। तो वहीं आप बताएंगे कि जो एब्सिसिक एसिड है कौन, ये सीड के जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट के बनने तक प्लांट पर इनहिबिटरी इफेक्ट्स की एक वाइडर रेंज शो करता है, किसकी। इसीलिए आप बताइए कि एब्सिसिक एसिड को हम एंटागोनिस्टिक मतलब जस्ट उल्टा ऑफ जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन कहते हैं। मतलब जितने काम जिब्रेलिन क्या करता है, प्रमोट, हाँ या ना, उतने ही काम इनहिबिट करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। मतलब जितना भी फंक्शन प्रमोट करता है जिब्रेलिन, उतना ही फंक्शन इनहिबिट करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। तो ये एब्सिसिक एसिड के बारे में आपको बातें याद करनी है, लाइन टू लाइन सब बातें एनसीईआरटी के अंदर आपको एज इट इज मिलती है। अब यही आप अगर देखेंगे तो जहां 250 नंबर पेज पे एब्सिसिक एसिड जहां लिख रहे हैं, उसके लास्ट लाइन में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, वो कह रहा है वी में समराइज्ड नाउ, कि मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, इन पांचों हार्मोन्स को पढ़ने के बाद समराइज कर सकते हैं कि प्लांट्स पर ग्रोथ के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान या डिफरेंशिएशन के दौरान कोई ना कोई ग्रोथ हार्मोन तो अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा। ये लिखा है एनसीईआरटी ने। सही है बात या नहीं, हाँ या ना। फिर उसने कहा कि दीज कुड बी, मतलब ये जो फंक्शन है ये हो सकते हैं एंटागोनिस्टिक या कॉम्प्लीमेंट्री। देखो आप शब्द ऐसे लिखे हैं उसने, यस और नो, कि ये फंक्शन हो सकते हैं कैसे, एंटागोनिस्टिक या फिर, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है उल्टा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है साथ साथ, कि भाई जो तू कर रहा है वही मैं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताइए साइटोकाइनिन स्टोमेटा ओपन करता है, तो एब्सिसिक एसिड उनको, तो ये एंटागोनिस्टिक। आप देखिए शूट की ग्रोथ करवाने का काम है किसका, एपिकल डोमिनेंस, ऑक्जिन का। लेकिन उस एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कौन करता है, साइटोकाइनिन। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, एंटागोनिस्टिक। लेकिन वही कॉम्प्लीमेंट्री की बात करो आप, तो ऑक्जिन जिब्रेलिन सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं, ऑक्जिन जिब्रेलिन
साइटोकाइनिन इस सेल डिवीजन को और ज्यादा फास्ट कर देता है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग ऑक्सिन करवाता है, लेकिन साथ में इथाइलिन भी। कैसा फंक्शन हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री। समझ रहे मेरी बात या नहीं? सीड जर्मिनेशन फंक्शन किसका है? जिब्रेलिन का, लेकिन ग्राउंडनट के केस में कॉम्प्लीमेंट्री इथाइलिन भी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आप बताइए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पीजीआरस के ये जो फंक्शन है, ये एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। फिर आगे देखिए, उसने कहा दीज कुड भी, दोबारा फिर लिखा कि ये फंक्शन हो सकते हैं इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जिस्टिक। क्या क्या शब्द लिखे हैं? इंडिविजुअलिस्टिक या फिर सिनर्जिस्टिक। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं हम। जैसे मैं कहूं कि भाई ये कोई प्लांट है, इस प्लांट पर 100 लीव्स हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं, 100 की 100 लीफ बढ़िया से काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है सब कुछ, हाँ या ना? लेकिन आप बताइए कि बच्चे किसी एक लीफ में ओल्डनेस हो गई या सीनेसेंस हो गया या इंफेक्शन हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, इस एक लीफ को आपने गिराना है, तो आप बताओ एब्सिसिक एसिड पूरे प्लांट पर काम करेगा या केवल इस एक लीफ पर? तो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन पर किसी एक हार्मोन का फंक्शन इंडिविजुअलिस्टिक इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? इंडिविजुअलिस्टिक इफेक्ट है। लेकिन वहीं आप सोच के देखो कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस हो जाएं एडवर्स, क्या हो जाएं? प्लांट में लीफ कितनी है? 90 लीफ प्लांट एक साथ गिराएगा, हाँ या ना? तो बताओ कि उस हार्मोन का इफेक्ट किसी एक ऑर्गन पर है या मल्टीपल ऑर्गन्स पर? इसे बोलेंगे हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि ये जो फंक्शंस हैं हार्मोन्स के, ये कैसे कैसे हो सकते हैं? हम बताते हैं ये हार्मोन्स के फंक्शन या तो हो सकते हैं कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री और साथ ही साथ ये इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक भी हो सकते हैं। तेरे साथ वाली लड़की कहां है? है? घर चली गई है वो? यही है? तो इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब एंटागोनिस्टिक और कॉम्प्लीमेंट्री, ये शब्द कभी आ जाए तो बच्चा क्या करता है, इन लास्ट की लाइनों पर ध्यान देता ही नहीं, वो एब्सिसिक एसिड पढ़ता है और आगे खिसक जाता है बस। लेकिन कल को एग्जाम में क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आए, ये वर्ड आए, तो फिर बच्चा क्या करके बैठ जाता है कि ये तो आउट ऑफ, अपने आप ही आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी उसने खुद ही नहीं पढ़ी। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो इस पे फोकस करना है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हर चीज का ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो हम तैयार रहेंगे उसके लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? यहां तो कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? हाँ बेटा, किसके लिए लिखी है? सीड के लिए भी, प्लांट के लिए भी। ड्राई कंडीशंस में खड़े, मतलब आप सोचो सीड को जर्मिनेट करने के लिए मॉइस्चर की जरूरत है। आप सूखी मिट्टी में ये नहीं सोच सकते कि सीड जर्मिनेट करेगा, पानी मिलना जरूरी है। तो सीड तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा। प्लांट के लिए अगर डेसिकेशन की कंडीशंस है, मतलब ड्राई कंडीशंस है, तो प्लांट को भी तो खड़े रहने की एबिलिटी देगा ये। कैसे देगा? स्टोमेटा क्या करके? क्लोज करके। तो ड्राई कंडीशंस में प्लांट ऑर्गन्स के लिए, प्लांट के लिए खड़े रहने की स्थिति बनाने का काम करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, बढ़े आगे। इसके बाद देखो ये ग्रोथ हार्मोन्स हमारे कंप्लीट हुए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोपीरियोडिज्म एनवायरमेंटल कंडीशंस में। सही है? यहां फोटो से मतलब क्या है, पीरियड मतलब क्या है, टाइम या ड्यूरेशन, और इज्म मतलब है मैकेनिज्म। ठीक है? बोलो एक ऐसा मैकेनिज्म जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ लाइट से चलता हो, लेकिन किस लिए? बोलो फोर फ्लावरिंग इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म, नोन एज। तो फोटोपीरियोडिज्म में किसका इफेक्ट पड़ना है? लाइट का। किस पर? किस लिए? फ्लावरिंग के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? एक कॉमन बात पढ़ते हैं,
हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। आप सोचो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन एक बार एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ताकि फिर मैं इस लैंग्वेज को ठीक कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक बार आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि फोटो पीरियोडिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि जैसे मैं कहूं कि अभी क्या है, ये 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या बोल रहे हैं हम, नाइट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पूरे साल में केवल 2 दिन ऐसे आते हैं जब ऐसा होगा कि दिन और रात बराबर होंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। सही है बात या नहीं? एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अभी इसको मिटा देंगे हम, लेकिन एक बार दिमाग में घुसे सही बात। आप बताइए, इसके बेसिस पर हमें 3 टाइप के प्लांट याद करने हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के प्लांट याद करने हैं। एक ऐसे प्लांट जो कह रहे हैं कि हमें आप ज्यादा लाइट दो और कम क्या करो, डार्क दो। जैसे आप सोचो, मैंने किसी प्लांट को यहां पर 14 घंटे तक लाइट दी है, हाँ या ना, और 10 घंटे क्या दिया, तो इस प्लांट ने क्या करी, फ्लावरिंग कर ली, हाँ या ना। तो ज्यादा लंबा क्या चाहिए इसको, दिन। सही है। तो ऐसे प्लांट को हमने क्या बोल दिया? तो आप ऐसा बोलिए कि एक ऐसा प्लांट जो कि क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मांगता है फ्लावरिंग के लिए, उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज। मैंने 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात का कॉन्सेप्ट रख के आपको सिर्फ समझा रहा हूं अभी मैं। हालांकि ऐसा होता, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा होता नहीं है। सही है बात या नहीं? फिर एक प्लांट है, वो कह रहा है कि भाई मुझे ना आप लाइट तो केवल 10 घंटे ही दो, बाकी टाइम मुझे क्या दो आप, डार्क दो। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे प्लांट को इन शॉर्ट एसडीपी और ऐसे प्लांट को इन शॉर्ट एलडीपी कहा जाता है, हाँ या ना। एक हो गए ऐसे प्लांट जो कह रहे हैं कि कुछ भी दो, चाहे दिन ज्यादा दो चाहे रात ज्यादा दो, हमें फर्क। ऐसे प्लांट्स को बोलो डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है, इन शॉर्ट डीएनपी। एक तो यहां से क्वेश्चन तैयार हो जाता है हमारा, सीधे बैठेंगे भाई सबके सब, है ना। यहां से एक क्वेश्चन तो हमारा ये रेडी हो जाता है कि सभी प्लांट्स फोटोपीरियोडिज्म के इफेक्ट को फॉलो नहीं करते। अगर कल को स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स फॉलो द फोटोपीरियोडिज्म, तो बताइए नो, क्योंकि अगर फॉलो करते तो डीएनपी होते ही नहीं। डे न्यूट्रल प्लांट पूरे साल में कभी भी फ्लावरिंग कर सकते हैं, चाहे दिन बड़े हों और चाहे रातें बड़ी हों, चाहे दिन छोटे हों चाहे रातें छोटी हों। बस इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जो कभी भी फ्लावरिंग करेंगे। इसका मतलब फोटोपीरियोडिज्म को सभी प्लांट्स फॉलो नहीं करेंगे, हाँ या ना। एक चीज। दूसरा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे प्लांट जो कि क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मांगते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, लॉन्ग डे प्लांट। अब 12 घंटे वाला कॉन्सेप्ट हम करते हैं खत्म। अब मैं आपको सही बात बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे हमें इसको पढ़ना है। तो आप बताइए, क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मांगे तो, क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन से कम लाइट मांगे तो। सही है बात या नहीं? अब आप एक एग्जांपल लेके चलिए। आप बताइए, हमारे पास एक प्लांट है, बोलो प्लांट ए। ये कह रहा है कि मुझे आप अगर 10 घंटे तक क्या दोगे, तो मैं फ्लावरिंग करूंगा। सही है। ऐसा ही एक प्लांट और है, बोलो प्लांट बी। वो कह रहा है कि मुझे अगर आप 10 घंटे तक क्या करोगे, लाइट दोगे, तो मैं फ्लावरिंग करूंगा। ठीक है। तो दोनों के लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन कितना है? अब मैं लिखता हूं कि भाई ये तो है एलडीपी और ये है एसडीपी। प्लांट ए को मैंने क्या लिखा और प्लांट बी को, और दोनों के लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन कितना लिखा। बच्चा कहता है सेम क्रिटिकल ड्यूरेशन लिख के आप एलडीपी और एसडीपी कैसे लिख सकते हो, हाँ या ना। तो आप बताइए, प्लांट ए कह रहा है कि मुझे मिनिमम 10 घंटे चाहिए,
इसका मतलब लाइट हमेशा मुझे 10 घंटे से ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन कितने घंटे रखा, उससे ज्यादा लाइट चाहिए। तो क्या हो गया, एक प्लांट बी था वो कह रहा है मुझे मैक्सिमम 10 घंटे चाहिए, इससे ज्यादा मत दे देना। इसका मतलब इस कैपिंग से लाइट क्या चाहिए, एग्जैक्टली मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि 10 आर अगर मैंने यहां रखा है क्रिटिकल ड्यूरेशन, तो ऐसा प्लांट जो क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मांगता है, तो उसकी डिमांड लाइट की क्या है और डार्क की, ऐसे प्लांट को क्या बोलोगे, लॉन्ग डे प्लांट की क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मांग रहा है। एक प्लांट है वो कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम ही 10 घंटे देना, इससे ज्यादा मत दे देना, मैक्सिमम ही मुझे 10 घंटे देना, इससे उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। इसका मतलब आप ये बात फिक्स कर लीजिए कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट लिखेगा तो लॉन्ग डे, क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट लिखेगा तो शॉर्ट डे बोलेंगे उसे हम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मांग रहा है, वो क्रिटिकल ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, 9, 8, 10, 11, 12 घंटे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मांगे तो, और क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट मांगे तो, क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट मांगे, क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट मांगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब मैक्सिमम मिनिमम आप देख लेना कि क्वेश्चन में उसने क्या लिख के दिया आपको, ठीक है, लैंग्वेज वहीं से पकड़ में आएगी। एक चीज तो ये दिमाग में रखो। दूसरा अपने दिमाग में रखो कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में आप बताइए ये इसका शूट एपेक्स है, क्या है, शूट एपेक्स। बोलो इसे हम वेजिटेटिव एपेक्स भी कह सकते हैं और शूट एपेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना। जब तक शूट एपेक्स प्रेजेंट है तो प्लांट कंटिन्यू क्या करता रहेगा, क्लियर है बात आपको। आप बताइए ये प्लांट की है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, ये भी क्लियर है। आप बताइए लीफ पर गिरेगी लाइट, लीफ पर क्या गिरेगी, लाइट। लाइट गिरने से आप बताएंगे कि जो लीफ की सेल्स हैं, किसकी सेल्स, बोलो इन साइटोप्लाज्म ऑफ लीफ सेल्स। लीफ की सेल्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट है, नाम है फाइटोक्रोम। क्या नाम है, और बताओ प्रोटीन का बना हुआ है, कैसा है, प्रोटेनेशियस। कैसा है, मतलब किसका बना हुआ है, जैसे कि क्लोरोफिल और पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड भी थे, लेकिन वो लिपिड के डेरिवेटिव थे, किसके, लेकिन फाइटोक्रोम किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, कहां पर प्रेजेंट है। तो आप बताओ लाइट गिरने से यहां लीफ के सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक हार्मोन बनता है, बोलो फ्लोरिजन। कौन सा हार्मोन है, सीधे बैठेंगे भाई सबके सब, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सबका। हार्मोन का नाम क्या है, फ्लोरिजन। बनेगा कहां पर, और फिर यहां लीफ से बनकर कहां जाएगा, और फिर बताइए कि जो शूट अपेक्स है ना बच्चे, वो कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो फ्लोरल बड में। किसमें, फ्लोरल बड में। और यही फ्लोरल बड आगे किसको बनाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आपने जब इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, पोर्शन, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि प्लांट पहले वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और बाद में फ्लावरिंग करते हैं, ऐसा क्यों, प्रोसीड द फ्लावरिंग ऐसे लिखा था, वेजिटेटिव ग्रोथ प्रोसीड द फ्लावरिंग ऐसे करके, वाई। सही है बात या नहीं। तो आज आपके पास एग्जैक्ट आंसर है कि फ्लावर का फॉर्मेशन हमेशा कौन करता है, तो इसीलिए प्लांट पहले उस शूट एपेक्स से अपनी कौन सी ग्रोथ करवाता है, और वेजिटेटिव ग्रोथ करवाने के बाद जब वो मैच्योर होता है तो फ्लावरिंग करता है। अगर वो वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करने से पहले फ्लावर बनाएगा
तो आप बताइए कि जिस पोर्शन ने वेजिटेटिव ग्रोथ करवानी है वही तो फ्लावर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, तो वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी, हाँ या ना, वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जो शूट एपेक्स है, जो वेजिटेटिव एपेक्स है, वही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए प्लांट उस वेजिटेटिव एपेक्स से बोलता है कि भाई पहले कौन सी ग्रोथ कर और उसके बाद क्या करना। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट का कौन सा पार्ट फ्लावर में कन्वर्ट होता है, प्लांट का कौन सा पार्ट फ्लावर में कन्वर्ट होता है, तो आपका आंसर होगा शूट एपेक्स या वेजिटेटिव एपेक्स, हाँ या ना, यस और नो। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि फोटोपीरियोडिज्म का इफेक्ट प्लांट का कौन सा पार्ट परसीव करता है, तो आपका आंसर होगा लीफ। मतलब फोटोपीरियोडिज्म का इफेक्ट किस पर आता है, और फोटोपीरियोडिज्म के दौरान फ्लावर कौन बनाता है, एग्जैक्टली exactly। इसलिए आप बताइए कि फ्लोरिजन एक हार्मोन है, हार्मोन बॉडी में एक जगह बनते हैं और अपना काम किसी दूसरी जगह पे जाके करते हैं। तो फ्लोरिजन एक हार्मोन है जो लीफ के अंदर बना और जाकर शूट एपेक्स में उसने फ्लावर बनवाया। समझ पाए मेरी बात को या नहीं, हाँ या ना। कहां प्रेजेंट है, लीफ के साइटोप्लाज्म में। नाम क्या है, लीफ की सेल्स के साइटोप्लाज्म में नाम क्या है, फाइटोक्रोम। पिगमेंट का नाम क्या है, फाइटोक्रोम। और उस फाइटोक्रोम से क्या बनता है, फ्लोरिजन। देखो आपने आयरन पढ़ा, आयरन कितने आयरन होते हैं, एक, फॉर्म दो होती है, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, ये कितने आयरन है, इसकी फॉर्म दो है। इलेक्ट्रॉन आता है तो +2, इलेक्ट्रॉन जाता है तो, भी आप ऐसे सोचो कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अभी गेट खोल के कोई बंदा अंदर आए तो मुझे देखे तो कहेगा कि अच्छा ये टीचर है, हाँ या ना। लेकिन वहीं अगर मैं सड़क पे क्या चला रहा हूं और वहां कोई बंदा देखे तो कहे अच्छा ये ड्राइवर है, हैं कितने लोग, लेकिन फॉर्म, मैं वही कहना चाह रहा हूं, आयरन की दो फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो +2, निकल गया तो, हाँ तो मतलब +3 बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस चार्ज को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो +2 बन जाता है, इलेक्ट्रॉन चला गया तो +3। दो फॉर्म होती है आयरन की। तो कितने आयरन है, वेरी गुड। वैसे मैं कहना चाह रहा हूं, इस पे मैं जोर इतना क्यों दे रहा हूं, आप बताइए कि जो फाइटोक्रोम है, कौन, फाइटोक्रोम कितने, एक पिगमेंट, इसकी दो फॉर्म है, बोलो। एक तो है फाइटोक्रोम रेड, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, रेड लाइट को, ठीक है। और एक है बोलो फाइटोक्रोम फार रेड, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। ये डार्क में काम करता है या फार रेड लाइट में काम करता है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो वर्क इन फार रेड लाइट। अब बच्चा कहता है रेड लाइट में और फार रेड लाइट में क्या फर्क है, रेड लाइट और फार रेड लाइट में क्या फर्क है, बोलो। रेड लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा की जो लाइट होती है, 710 से ज्यादा की जो लाइट होगी ना, उसको क्या बोलेंगे भाई, 700 710 तक तो कौन सी लाइट रहती है, और उसके बाद क्या आता है, फार रेड लाइट। जैसे आयरन में Fe+2 और Fe+3 एक दूसरे में बदल सकते हैं, ऐसे ही आप बताइए फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड भी एक दूसरे में बदल सकते हैं। बोलो PR और PFR एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, सही है। लेकिन इसके लिए होगा क्या कि अगर PR को कौन सी लाइट मिलेगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, PF। और ऐसा होगा कब, रेड लाइट कब मिलेगी, डे में, हाँ या ना, यस और नो। लेकिन वहीं अगर इस प्लांट को मिलता है क्या, बोलो डार्क या फिर बोलो फार रेड लाइट, सही है। तो क्या होगा, PFR से क्या बनेगा, तो दोनों एक दूसरे में क्या है, तो बोलो लाइट अगर प्रेजेंट है और उसमें रेड लाइट उसको मिल रही है तो क्या बनेगा,
और अगर बच्चे डार्क मिल रहा है या फार रेड लाइट मिल रही है तो सही है बात या नहीं, हाँ या ना। अब हमारे पास प्लांट दो टाइप के हैं, एक लॉन्ग डे और दूसरे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको लाइट की ज्यादा जरूरत है और डार्क की ज्यादा जरूरत, लाइट की कम जरूरत और डार्क की ज्यादा जरूरत किसको, शॉर्ट डे को, हाँ या ना, यस और नो। तो बताइए कि लॉन्ग डे प्लांट को जब ज्यादा क्या दी जाएगी तो उसमें पीआर ज्यादा बनेगा या पीएफआर, लाइट ज्यादा मिलेगी तो क्या बनेगा, तो आप बताइए पीएफआर फ्लारिंग करवाता है किसमें, हाँ, और इनहिबिट करता है फ्लारिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। तो प्रमोट करवाएगा पीएफआर फ्लारिंग किसमें और इनहिबिट करवाएगा किसमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की, तो शॉर्ट डे प्लांट को लाइट ज्यादा मिलती है या डार्क, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट है या डार्क, तो उसको लंबे टाइम तक लाइट दोगे या डार्क दोगे, है लाइट दोगे या डार्क दोगे, क्या दोगे, तो आप बताइए उसमें क्या बनेगा। तो पीआर और पीएफआर के बारे में याद कर लो कि जो पीआर है वो बोलो फ्लारिंग करवाएगा शॉर्ट डे प्लांट में, और बोलो इनहिबिट फ्लारिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। सही है बात या नहीं। तो पीआर किसमें इनहिबिट कर रहे हैं फ्लारिंग को, हाँ, और पीएफआर यहां तो कोई दिक्कत, हाँ या ना, इधर आ तो मेरे पास। मुझे बता कि ये तेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वाला मैं जो बता रहा हूं, तू बातें सारी छोड़, पहले मुझे ये बता कि ये तेरे को पता चला कि पीआर और पीएफआर क्या है, क्या है। फाइटोक्रोम के दो टाइप नहीं है, फाइटोक्रोम की दो फॉर्म है, फाइटोक्रोम तो एक ही है, वही फाइटोक्रोम है जो पीआर में भी बदलता है और वही पीएफआर में भी बदलता है। क्लियर है बात ये आपको, हाँ या ना। इसका मतलब आप हो क्या, फाइटोक्रोम। आपकी कितनी फॉर्म है, एक का नाम दूसरे का नाम, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। आप पे गिर रही है लाइट, लाइट में बेसिकली मुझे फोकस कौन सी लाइट पे करना है, अगर मुझे रेड लाइट मिलेगी तो आपने वो फिजिक्स पढ़ी है, सी इक्वल टू 1/λ वाला, वेवलेंथ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के क्या रहती है, इनवर्स रहती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है, सही तो है, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी, और वेवलेंथ कम है तो एनर्जी, वेरी गुड। अब इस पे आते हैं अपने, इसका मतलब ये हुआ कि रेड लाइट और फार रेड लाइट में से एनर्जी ज्यादा किसमें है, रेड लाइट में। तो पीआर को क्या मिलती है, एनर्जी, वो किसमें बदल जाता है, पीएफआर में। तो इसका मतलब पीएफआर जो है वो लाइट एनर्जी से बनता है। तो बता लाइट एनर्जी दिन में होगी या रात में, दिन में। तो पीएफआर दिन में बनेगा या रात में, दिन में। ये क्लियर है। तो अब बता कि किसी लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा लाइट मिल रही है और कम डार्क मिल रहा है, लाइट ज्यादा मिलेगी तभी तो वो लॉन्ग डे है, तो उसमें पीआर ज्यादा बनेगा या पीएफआर। तो वही तो बात बोल रहा हूं मैं कि दिन के टाइम पे पीएफआर ज्यादा बनेगा, तो फ्लारिंग एलडीपी में करवा रहा है पीएफआर। नहीं, हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब करेगा रेड लाइट को, तो इसका मतलब जो पीआर है वो पीएफआर में कन्वर्ट होगा कब, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तब। क्लियर है। अब शॉर्ट डे प्लांट को ज्यादा क्या चाहिए, डार्क। अब बोलो डार्क और फार रेड लाइट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फार रेड लाइट की वेवलेंथ रेड लाइट से भी क्या है, तो एनर्जी इतनी कम है कि उस पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा फाइटोक्रोम पर। तो पीएफआर किस में कन्वर्ट हो गया, बस। अब आपको ये बात समझनी है बैठ, हाँ, अब आपको ये बात समझनी है कि जो फाइटोक्रोम फार रेड वाली फॉर्म है जिसको हम पीएफआर कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी लिखा आ सकता है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। तो आप बताएंगे कि एक्टिव फॉर्म कौन है, क्योंकि वो रेड लाइट की एनर्जी से कन्वर्ट हुआ है।
रेड लाइट के एनर्जी से कन्वर्ट हुआ, तो इसको पीएफआर को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव फॉर्म। समझ पाए हैं बात या नहीं? हाँ या ना? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को भी? एक बात और ध्यान रखिएगा, पूछिए क्या? बोलो, अगर किसी प्लांट में, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और हमारे पास उसको देने के लिए लाइट भी प्रॉपर, तो आप ये काम जिब्रेलिन से करवा सकते हैं। मतलब जो काम किसका है? पीएफआर का। लाइट से क्या बनता है? हाँ, तो जो काम किसका है वो हम किससे करवा सकते हैं? हाँ या ना? अब जिब्रेलिन का मेन फंक्शन होता है सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिन का मेन फंक्शन क्या है? हाँ या ना? तो बोलो, अगर कभी सीड जर्मिनेशन के लिए आपके पास ना हो क्या? जिब्रेलिन। हाँ या ना? तो आप ये काम रेड लाइट से करवा सकते हो, क्योंकि रेड लाइट उसमें क्या बनवा देगा। समझ पाए हैं मेरी बात को या नहीं? मतलब जो काम जिब्रेलिन का है वो कौन कर देता है, और जो पीएफआर का है वो कॉम्प्लीमेंट्री। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो आप बताइए कि लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग जिब्रेलिन से भी करवाई जा सकती है, ऐसे बोलो। एग्जैक्टली। और सीड जर्मिनेशन रेड लाइट से करवाया जा सकता है। रेड लाइट से हम सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? अब एक बात और सोचो, आप बताओ कि भाई कोई प्लांट है हमारे पास, और प्लांट कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट है। हाँ या ना? तो शॉर्ट डे प्लांट में लाइट ड्यूरेशन तो क्या होती है? कम। और डार्क ड्यूरेशन ज्यादा। सही है। और प्लांट में क्या हो रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? आप बताइए कि अगर किसी शॉर्ट डे प्लांट के, क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट के शॉर्ट डे प्लांट है, और उस शॉर्ट डे प्लांट के डार्क पीरियड को हमने इंटरप्ट कर दिया, बोलो लाइट से। किससे? तो बताइए कि इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपको। आप ये बताइए कि भाई जब पीआर पर लाइट गिरती है कौन सी, तो कन्वर्ट होता है किसमें? बोलो, ये कन्वर्जन फास्ट है। पूछो क्यों? क्योंकि एनर्जी से हो रहा है, और डार्क में कोई एनर्जी तो है नहीं, तो पीएफआर से पीआर में कन्वर्जन कैसा है? सही है। अब आपने क्या किया, डार्क देना शुरू किया। डार्क देना शुरू किया तो आपने धीरे धीरे यहां पर क्या बनाया, कि डार्क में धीरे धीरे क्या बनेगा, पीआर धीरे धीरे बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या दी, लाइट देते, बोलो जितना पीआर हमने बनाया था वो सारा पीआर किस में कन्वर्ट हो गया। तो फिर फाइनली पीआर तो सिर्फ इतना ही मिलेगा ना प्लांट को, लेकिन प्लांट कहता है मुझे पीआर तो इतना मिलना चाहिए था। क्या इतना मिल पाया? नहीं मिल पाया ना, क्योंकि लाइट देने से क्या होगा कि जो स्लोली आपने पीआर बनाया था वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीएफआर में। तो नुकसान है ये प्लांट के लिए। समझ पाए हैं मेरी बात को या नहीं? हाँ या ना? तो बताइए, अगर किसी शॉर्ट डे प्लांट के डार्क पीरियड को लाइट से क्या कर दिया जाए, इंटरप्ट कर दिया जाए, तो उसकी फ्लावरिंग में वो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, फेल हो जाता है। हाँ या ना? मैं कहना चाह रहा हूं, जो साहब बात समझ में आ रही है आपको? दूसरी बात, अगर यही क्वेश्चन आपके पास फिर से आया, अरे नहीं, एसडीपी ही चल रहा है अभी तो, मैं कह रहा हूं यही क्वेश्चन आपके पास फिर से आया कि जो एसडीपी प्लांट है, कौन, एसडीपी प्लांट के डार्क पीरियड को किसको क्या दिया गया, फार रेड लाइट, तो क्या होगा, फ्लावरिंग बोलो और भी अच्छी हो जाएगी। पूछो क्यों?
क्योंकि डार्क और फार रेड लाइट का तो सेम इफेक्ट है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि डार्क में लाइट दी है तो फ्लावरिंग रुकेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि डार्क में फार रेड लाइट दी है तो फ्लावरिंग प्रमोट होगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि फार रेड लाइट का और डार्क का इफेक्ट क्या है? फार रेड लाइट का और डार्क का इफेक्ट क्या है? सेम है। समझ पाए बात या नहीं? हाँ या ना? लेकिन वहीं आपको ये बात भी समझनी है कि लॉन्ग डे प्लांट पर इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। अब कल को आप कहो कि लॉन्ग डे प्लांट जो होता है उसको लाइट ज्यादा चाहिए और डार्क क्या चाहिए? कम। हाँ या ना? अब लॉन्ग डे प्लांट के अगर लाइट पीरियड को हम क्या करें? बोलो डार्क से क्या कर दें? इंटरप्ट। बीच में थोड़ी सी क्या दे दी? डार्क लाइट पीरियड में। क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट कौन और लॉन्ग डे प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट कौन? हाँ, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि लाइट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डे प्लांट और डार्क इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट डे प्लांट। हाँ या ना? तो आप बताओ कि शॉर्ट डे के लिए डार्क इंटरप्ट किया था हमने क्योंकि वो उसका मेन पार्ट था, तो लॉन्ग डे के लिए क्या इंटरप्ट करोगे? लाइट को अगर इंटरप्ट करते हो थोड़ा डार्क देकर तो फ्लावरिंग पर कोई फर्क? क्योंकि आप समझो ना कि बच्चे कितना का बना लोगे आप पीआर? मान लो मैंने बीच में क्या दे दिया और यहां क्या बनवा दिया, तो कितना बनवा लोगे? और जैसे दोबारा लाइट दोगे फिर से वो पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन तो फास्ट है। फिर बच्चा कहता है अगर इसके डार्क पीरियड को लाइट से इंटरप्ट कर दें, तो वो तो चाहता है ऐसा हो, क्योंकि उसको तो डिमांड लाइट की क्या है, तो और अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो लॉन्ग डे पर इसके क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, क्योंकि जल्दी से इफेक्ट उस पर दिखाई, इफेक्ट किस पे दिखाई देता है? क्योंकि शॉर्ट डे में पीआर का कन्वर्जन क्या होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि फोटो पीरियडिज्म की जब मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, तो मैंने कहा था मैकेनिज्म ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एज वेल एज डार्क ऑल्सो लिखना पड़ेगा आपको। आज के बाद केवल लाइट से काम नहीं चला सकते आप बताइए कि फोटो पीरियडिज्म में जितनी इंपॉर्टेंस किसकी है उतनी ही इंपॉर्टेंस किसकी है? बताइए लॉन्ग डे प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट कौन, तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए। एग्जैक्टली इसीलिए बताइए कि जो शॉर्ट डे प्लांट हैं कौन से, इन्हें लॉन्ग नाइट प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और लॉन्ग डे प्लांट को आज के बाद बोलोगे तो कान पे पड़ेगी खींच के। शॉर्ट नाइट क्यों बोलोगे? आप बताओ लॉन्ग डे के लिए इंपॉर्टेंट दिन है या रात, तो उसका नाम तो लाइट के अकॉर्डिंग आएगा ना। और शॉर्ट डे प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट दिन है या रात, तो उसके लिए फिर लॉन्ग नाइट आना चाहिए ना। तो सही शब्द बनते हैं लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग नाइट प्लांट। लेकिन फोटो पीरियडिज्म में शब्द क्या लगा हुआ है? फोटो। फोटो तो फोटो मतलब लाइट होता है, तो यहां लाइट के इफेक्ट को फोटो पीरियडिज्म समझते हैं बच्चे। आपको समझना है कि फोटो पीरियडिज्म में जितनी इंपॉर्टेंस किसकी है उतनी ही इंपॉर्टेंस किसकी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। यहां तो कोई प्रॉब्लम? देखो फिर फोटो पीरियडिज्म भी हो गया। क्या आपको समझ में आया? फ्लावर कौन बनाता है? शूट अपेक्स। लेकिन बनवाता कौन है? लीफ। क्योंकि फोटो पीरियडिज्म का इफेक्ट किस पे आएगा? एग्जैक्टली। यहां तो कोई प्रॉब्लम? एनसीईआरटी पढ़ना, लाइन टू लाइन एज इट इज मिलेगा सब आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्नालाइजेशन। क्या नाम है? या यारोवाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन, सबका मतलब एक ही है। वर्नालाइजेशन लिखा हो, यारोवाइजेशन लिखा हो या फिर स्प्रिंगिफिकेशन लिखा हो, सबका मतलब। जैसे आपने कहा कि फोटो पीरियडिज्म कौन इफेक्ट है किसका? लाइट और डार्क का। अब मैं बार बार बोल रहा हूं लाइट नहीं बोलना आपने, आप सिर्फ लाइट पे अटक गए फिर से। हाँ, जितना इंपॉर्टेंट फोटो पीरियडिज्म में लाइट है उतना ही इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो ऐसे आप बताइए इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर
for flowering is known as वर्नलाइजेशन, यारोवाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन। एनसीईआरटी पहली ही लाइन में लिखती है कि देयर आर प्लांट्स फ्लावरिंग क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। यहां पहली लाइन में दो शब्द हैं, क्वालिटेटिवली और, बच्चा क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली को क्या समझ लेता है? अच्छा क्वांटिटी ऑफ फ्लावर, अच्छा क्वालिटी ऑफ फ्लावर, बोलो ना, क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर एंड क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर। ऐसे उसने लाइन क्या लिखी है? द प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग is either qualitatively or quantitatively depends on the exposure of low temperature। तो क्वालिटी और क्वांटिटी यहां टेम्परेचर की है, प्लांट के फ्लावर की नहीं। फ्लावर आएगा तो क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी आएगी, आएगी, हाँ या ना? यहां क्वांटिटी और क्वांटिटी से क्या मतलब है? इसमें ऐसे समझिए, कोई ऐसा प्लांट था जिसने केवल टेम्परेचर की क्वालिटी डिसाइड कर रखी है कि भाई लो टेम्परेचर में इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो, मैं फ्लावरिंग करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्लांट हूं और मैंने आपसे कहा कि मुझे टेम्परेचर कितना चाहिए, बस इतना दे देना, कभी भी दे देना, मैं फ्लावरिंग कर लूंगा। मतलब मेरे ग्रोइंग सीजन में कभी भी एक बार मुझे कितना दो, एक मैंने क्वालिटी डिसाइड कर रखी है कि कभी भी एक बार मुझे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना, मैं फ्लावरिंग करूंगा, शुरू हो जाएगी मेरी, इनिशिएट हो जाएगी फ्लावरिंग, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक प्लांट है वो कह रहा है कि उसने रेंज सेट कर रखी है, वो कह रहा है कि 5 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए? लेकिन लगातार 20 दिन चाहिए, लगातार। ये है क्वांटिटेटिव इफेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इफेक्ट से मतलब ये है यहां पर टेम्परेचर के एक्सपोजर के साथ, इससे फिर फ्लावरिंग होती है प्लांट के अंदर अच्छी, वर्नलाइजेशन में। अब पहले तो वर्नलाइजेशन का बेसिक मतलब मैं आपको समझाता हूं कि है क्या। एनसीईआरटी ने हमें वर्नलाइजेशन समझाते टाइम एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट को अलग अलग समझाया है। तो अभी मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं एक एनुअल प्लांट के साथ। किसके साथ? आप सोचिए, आपने किसी एनुअल प्लांट का सीड लगाया मिट्टी में, सीड ने किया जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके वो बना रहा है प्लांट, हाँ या ना? आप बताइए, ये प्लांट का ग्रोइंग सीजन है, और ये ग्रोइंग सीजन मान लेते हैं कि कितने मंथ्स का है, एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं मैं, सही है, हाँ या ना? अब हुआ क्या कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, किसकी? तो आप बताइए, प्लांट्स में ग्रोथ दो टाइप की पढ़नी है हमें। एक हमें याद करनी है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ ग्रोथ करते हैं, और एक हमें याद करनी है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब हो गया फ्लावर फॉर्मेशन। और आप बताइए कि पहले प्लांट क्या करता है और उसके बाद क्या करता है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पहले कौन सी ग्रोथ कर रहा है और दूसरी बार? अब हुआ क्या कि भाई प्लांट ने सीड को जर्मिनेट करवाया, ग्रोथ शुरू करी, वेजिटेटिव ग्रोथ चलते 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 बोलो 5 महीने निकल गए। कितने महीने? 5 महीने निकल गए, और क्या चल रही है? फिर एकदम से प्लांट को याद आया कि यार मुझे तो फ्लावरिंग भी करनी है, और मेरे पास पूरे लाइफ स्पैन का केवल टाइम कितना बचा है? अब 1 महीने में सारे काम करने हैं। तो फिर क्या होता है? बोलो जल्दबाजी में, आनन फानन में, जैसा कि आप लोग करते हैं, पहले तो रहते हैं यहाँ पर रिलैक्स्ड, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि भाई संडे को क्या है, हाँ, तो शुक्रवार और शनिवार के 2 दिन मतलब पूरे ऐसे लगा देते हैं कि मतलब दुनिया है ही नहीं, है ना? सोना खाना पीना सब बंद, और ये हो जाता है कि अब पढ़ लो बस और कुछ नहीं करना। इसे कहते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। मतलब अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, अब प्रिकॉशन है कि भाई 2 दिन में जल्दबाजी में काम कर लेता हूं, कुछ नंबर तो आ ही जाएंगे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? ऐसे इस प्लांट ने भी गलती कर ली। गलती ये कर ली कि लगातार ये पहले तो करता रहा वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर एकदम से इसको याद आया कि फ्लावरिंग भी करनी है, और टाइम क्या रह गया? कम। तो बताओ फिर इतने से टाइम पीरियड में ये फ्लावर भी बनाएगा, फ्रूट भी बनाएगा, और सीड भी सेट करेगा। मतलब मेजर फंक्शंस हैं और कम टाइम में कर रहा है। आपने पूरा साल तैयारी करी, रिलैक्स मोड में तैयारी की,
लास्ट के दिनों में जाके आपको पता चला कि यार तैयारी अप्रोप्रिएट हुई नहीं है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी तैयारी हमने नहीं की है, गड़बड़ हो गई है, हाँ या ना। अब उस गड़बड़ को ठीक करने के चक्कर में मई में पेपर और अप्रैल का पूरे महीने में बच्चा खाना पीना नहाना सोना सब छोड़ देता है। माँ बाप देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो पढ़ाई को लेकर पागल ही हो गया। ये बहुत पढ़ने वाली बात तो तब होती है जब आप पूरा साल पढ़ते हो, लास्ट के महीनों में जाके एक्टिव हो गया और एक्टिव होके जल्दबाजी में वो सारे काम करता जा रहा है, चिड़चिड़ा हो गया, मम्मी कहती बेटा खाना खा ले तो डांट देता है कि क्या है पढ़ने दो, ये करने दो, वो करना, ऐसे हो गया बच्चा। फिर माँ बाप सोचते हैं कि भाई इसको थोड़ा रिलैक्स करो। फिर वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं होगा तो एक, यही तो सुनना था बोलो हमें, इसलिए तो इतना कुछ किया हमने, हाँ या ना। सेम प्लांट के साथ आप देखो, आप हमने प्लांट को क्या किया, उसके ग्रोइंग सीजन में लो टेम्परेचर दिया, क्या दिया, लो टेम्परेचर दिया, ठंडा किया इसको, सही है। तो इसमें एक हार्मोन बना, बोलो वर्नेलिन। ये वर्नेलिन क्या करता है कि ग्रोथ को तो अच्छा कर देता है, फास्ट कर देता है, हाँ या ना। और बोलो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को स्टॉप कर देता है। हमने कहा कि भाई तू एक महीने में फ्लावरिंग जो कर रहा है उससे बढ़िया है कि तू यहां क्या कर, वेजिटेटिव ग्रोथ कर इस बचे हुए टाइम के अंदर भी, और फिर अगले सीजन में क्या करना, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करना, मतलब फ्लावरिंग करना, फिर फ्रूट बनाना, फिर सीड भी सेट करना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। तो बताइए हमने उसके प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को क्या कर दिया, ये है बोलो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, इसको हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। और अब टाइम है प्लांट के पास पूरा पूरा अगले सीजन का कि उसमें वो अच्छे से कर क्या पाएगा, अच्छे से कर क्या पाएगा, अच्छे से कर क्या पाएगा। हालांकि हमने इस एनुअल प्लांट का ग्रोइंग सीजन का टाइम बढ़ा दिया है, टाइम, लेकिन फिर भी इस प्लांट के लिए तो ये अच्छा ही है ना, हाँ या ना। ताकि वो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जब करता है, आनन फानन में जल्दबाजी में जब वो फ्लावरिंग और फ्रूट सेट करता है और सीड बनाता है तो वो अच्छे नहीं कर पाता। तो हमने कहा कि भाई रुक, तो अभी तो सिर्फ क्या कर, तो तेरी बची खुची जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको भी पूरा कर, और उसके बाद तू अगला जो सीजन आएगा उसमें बढ़िया से क्या करना, फ्लावरिंग करना, फ्रूट सेट करना, सीड बनाना। इसलिए एनसीईआरटी के अगले लाइनें पढ़ो, एनसीईआरटी क्या कह रही है, इट प्रिवेंट द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। 252 नंबर पेज है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ना है। इट मतलब है लो टेम्परेचर वर्नालाइजेशन, प्रिवेंट द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। ध्यान से देखो डायग्राम को, ये पूरा ग्रोइंग सीजन है, ग्रोइंग सीजन के एंड में जाके प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करता है, इनिशियली नहीं, लेट इन द ग्रोइंग सीजन। तो इसको क्या कर दिया, रोक दिया। एंड प्लांट हैव द सफिशिएंट टाइम टू रीच देयर मेच्योरिटी, हाँ या ना। तो प्लांट के पास पूरा पूरा टाइम होता है कि वो अपनी मेच्योरिटी तक पहुंचे और उसके बाद फ्लावरिंग करे। ये है वर्नलाइजेशन का बेसिक मीनिंग। और वर्नलाइजेशन का जो इफेक्ट है बच्चे, वो हमेशा लो टेम्परेचर का इफेक्ट ग्रोइंग पार्ट्स पे आता है, ऑन ग्रोइंग पार्ट्स, जैसे कि मेरिस्टेम, जैसे कि बर्ड्स, जो कि ग्रोइंग पार्ट होते हैं। वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को हमेशा परसीव करते हैं ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि आपको ग्रोथ अच्छी करवानी है, ग्रोथ फास्ट करवानी है, ग्रोथ बढ़िया करवानी है, और वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़िया करवानी है, और प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को क्या करना है, कम करना है। और भाई तू पढ़ ले, फिर बाद में कहकर समझ नहीं आया, कहां पढ़ रहा है तू, तू तो नाक साफ कान साफ में लगा हुआ है बढ़िया से, ऐसे मत कर यार, बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मैं, है। बैठ जा बैठ जा, क्या हो गया, अच्छा। तो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का मतलब समझ पाए मेरी बात से, कि जल्दबाजी में जो उसने फ्लावरिंग की थी उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया, सही है।
अब इसको पढ़ते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी कह रही है कि आपके पास दो वैरायटी है, एक विंटर वैरायटी और एक स्प्रिंग वैरायटी एनुअल प्लांट्स की। एनुअल प्लांट्स की एक तो कौन सी वैरायटी है, और एक एक और एक पहले जैसे सीजन लिखूं, बोलो मैं, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग और समर। सही है, ये चार सीजन लिखे हमने, हाँ या ना। विंटर में बोलो लो टेम्परेचर होता है, हाँ या ना। और वैरायटी एनुअल प्लांट्स की कितनी है, तो एक स्प्रिंग वैरायटी और दूसरी। अब बताओ विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी में से वर्नालाइजेशन का इफेक्ट कौन सी वैरायटी पर है, विंटर वैरायटी पर होगा, हाँ या ना। तो एनसीईआरटी ने पहले हमें क्या पढ़ाया, बोलो स्प्रिंग वैरायटी। जैसे मैं स्प्रिंग वैरायटी की बात करूं, एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, किसका, व्हीट का। और वैरायटी कौन सी, बोलो स्प्रिंग वैरायटी के सीड को कब लगाओगे, बोल जब वैरायटी जिस तरह की है उसी मौसम में लगाएंगे। स्प्रिंग में लगाया, सीड ने क्या किया, जर्मिनेट करके क्या बनाया, प्लांट में क्या आई, और फिर उसके बाद इसको फाइनली हमने क्या कर लिया, समर के एंड तक जाते जाते, हाँ या ना। और इसमें लो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट, तो बोलो स्प्रिंग वैरायटी पर वर्नालाइजेशन का कोई इफेक्ट। यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, पूछो क्या, कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर वर्नालाइजेशन का इफेक्ट, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर फोटोपीरियोडिज्म का इफेक्ट। अब आप बताइए कि यहीं हम दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं विंटर वैरायटी का। किसका, विंटर वैरायटी का जो सीड है, उस सीड को हम कब लगाएंगे, बोलो ऑटम में। कब लगाएंगे, और विंटर आते आते बोलो सीडलिंग बन जाएगा वो, क्या बन जाएगा। पहला क्वेश्चन तो बच्चे का यही बन जाता है कि सर ऐसी नाइंसाफी क्यों, कि आपने स्प्रिंग वैरायटी का सीड स्प्रिंग में लगाया और विंटर वैरायटी के सीड को आप कब लगा रहे हो, आपने उसे विंटर में क्यों नहीं लगाया। तो आप बताइए कि जर्मिनेशन के लिए एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है आपको। और आप बताइए अगर टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, तो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। इसलिए विंटर आने से पहले सीड का जर्मिनेशन करवाया जाता है। इसलिए सीड कब लगाया, ऑटम में कहीं लगा दिया, ऑटम के एंड में लगा दिया, उसके बाद सीड जर्मिनेट करके सीडलिंग बनता है, तब तक विंटर शुरू हो जाता है, हाँ या ना। अब इसमें प्लांट अपनी क्या कर रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, और फिर उसके बाद इसमें क्या आती है, फ्लावरिंग। और फिर हम बताओ इसको समर तक जाते जाते क्या कर लेते हैं। बच्चा कहता है सर आपने अभी तो कहा था ये एनुअल प्लांट है। दो तरह के प्लांट होते हैं, एक एनुअल और एक बाइनियल। एनुअल मतलब जो एक साल में वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर लें, यस और नो। आज के बाद बोलोगे तो कान पे पड़ेगी खींच के। बोलो एनुअल मतलब होता है जो एक सीजन में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर ले। यहां एनुअल एक साल से नहीं, सीजन से है प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, हाँ या ना। और बाइनियल का मतलब होता है जो एक सीजन में तो करे वेजिटेटिव ग्रोथ और अगले सीजन में, और एक ही सीजन के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ फ्लावरिंग दोनों कर ले। तो बताओ ये एनुअल प्लांट ने एक ही सीजन में सारा काम कंप्लीट किया या नहीं किया बच्चों। लेकिन विंटर वैरायटी के केस में ये सीन डबल हो गया, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। बोलो कोई बात नहीं, प्रोडक्शन भी तो बढ़ गया। जो लोग वीट के बारे में जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो वीट हम खाते हैं अपने घरों पे, वो विंटर वैरायटी का वीट होता है। आप बताइए नवंबर दिसंबर में ठंड होती है ना पूरी, हाँ या ना। तो 15 अक्टूबर तक सीड मिट्टी में लगा दिया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है ना, सितंबर का एंड और अक्टूबर का जो टाइम चल रहा है वो ऑटम है। सीड तब लगाया जाता है मिट्टी में। नवंबर शुरू होने से पहले तक सीडलिंग बाहर आता है, मतलब नवंबर तक आ जाता है। नवंबर दिसंबर जनवरी ठंड रहती है, और ठंड में प्लांट क्या करता है, ग्रोथ। और ये कहा जाता है जिस साल धुंध पड़ती है ना, ओस फोग,
उस साल किसान बड़ा खुश होता है कि इस बार गेहूं अच्छा होगा, क्योंकि अगर धुंध पड़ेगी, फोग होगा, तो टेम्परेचर क्या रहेगा और प्लांट को लाइट क्या मिलेगी,